हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 11 दुख, पूरक पठन। लेखक हैं यशपाल जी। पाठ 11 दुख, लेखक हैं यशपाल जी। दुख अर्थात मन में उठा हुआ एक विकार। यह जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, यह इसी बात को दर्शाता है, इसी बात को बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे वह दुखी होता है और उसको ही सबसे अधिक महत्व देता है। उसे यह लगता है कि उसके दुख से बड़ा दुख इस संसार में किसी का नहीं है। व्यक्ति अपने आप को तरह तरह से सजाएं दे करके, अपने दुख को और बढ़ा करके जिसने उसे दुख दिया है उसको वह पश्चाताप करने के लिए विवश करना चाहता है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है कामायनी में, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यदि व्यक्ति अपने दुख को भूल करके दूसरे के दुख को देखे तो उसे पता चलेगा कि दूसरों का दुख उसके दुख के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लेकिन व्यक्ति अपने दुख के घेरे में इस तरह से बंधा होता है कि उसे दूसरे का दुख दिखाई नहीं पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन में आए दुखों को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन उससे भी अधिक दुखी जन समाज में निरुपाय जीते रहते हैं। निरुपाय अर्थात असहाय। निह प्लस उपाय, जिसका कोई उपाय नहीं है, विसर्ग संधि है। इन्हें देख वह अपना दुख भूलकर अपने आप को सुखी मानता है। अर्थात व्यक्ति तब तक अपने दुख को बड़ा समझता है जब तक उसे दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता है। जैसे ही उसे दूसरों का दुख दिखाई पड़ जाता है, वैसे ही वह अपने दुख को भूल जाता है और दूसरे के दुख को समझता है और अपने आप को सुखी मानकर अपने दुख को भूलने का प्रयास करता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने दूसरों के दुख के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हमदर्दी दिखाई है। हमदर्दी दिखाना अर्थात दया दिखाना। आपका मानना है कि दूसरों के सुख में सुखी होना और उनके दुख में दुखी होना भी मानव धर्म है। अर्थात कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों के दुख को दूर करने में, उनके दुख को देखकर दुखी होना ही यह मानव का धर्म है। छोटी बात को समस्या मानकर रोते रहना उचित नहीं है। अर्थात कोई छोटी सी घटना हो गई, उसी बात को हम बहुत अधिक तूल दे दें, बहुत अधिक महत्व दे दें, उसी को पकड़ कर बैठे रहें और उसी से दुखी रहें, इससे जीवन की गाड़ी आगे नहीं चलेगी। यह पाठ 11 दुख एक पूरक पठन है जिसे मनुष्य अपना समझकर भरोसा करता है। जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तो मन वितृष्णा से भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। उसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। तो यहाँ पे वितृष्णा मतलब होता है अरुचि, जिसमें रुचियां समाप्त हो जाती हैं। तिरस्कार करना मतलब अनदेखा कर देना। यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि हम जिस पर बहुत विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, यदि वही हमारा अपमान करता है, हमारी अनदेखी करता है, हमारा ध्यान नहीं रखता है, तो मन में अरुचियाँ पैदा हो जाती हैं, अर्थात कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। वी यहाँ पे उपसर्ग है आपका। तृष्णा मतलब होता है काम की इच्छा। साथ में ही जब विश्वास टूटता है, अपमान और तिरस्कार मिलते हैं, तो मन में यह इच्छा भी जागती है कि क्यों न हम अपना प्राण त्याग दें, क्यों न हम मर जाएं, इस दुनिया को छोड़ दें। क्योंकि जो दुख उसे प्राप्त होता है वह उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। यहाँ पर प्रश्न आपका जो बना तो वह बना, दिलीप और हेमा के बीच संबंध पति पत्नी का। पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। यहाँ पर आया हुआ उपसर्ग और प्रत्यय स्व उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। वह उसकी
उसका बहुत आदर करता था, बहुत आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। अनुरक्त होना अर्थात आसक्त होना, प्रेम से भरा हुआ होना। आंतरिकता का अर्थ है अंदरूनी रूप से। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे, अति मतलब अधिकता, लेकिन कहा गया है अपने साहित्य में अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात हमें किसी चीज की अधिकता नहीं करनी चाहिए। अति कहेंगे, इस पर भी वह हेमा को संतुष्ट न कर सका। संतुष्ट, सम प्लस तुष्ट, यहाँ पे व्यंजन संधि। जब हेमा केवल दिलीप के मित्र के साथ सिनेमा देख आने के कारण रात भर रूठी रहकर सुबह उठते ही माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। क्षोभ अर्थात क्रोध। हुआ यह कि दिलीप और हेमा ये पति पत्नी हैं। दिलीप ने अपनी पत्नी को पूरी आज़ादी दी थी, पूरी स्वतंत्रता दी थी। वह उसका आदर सम्मान भी करता था। वह गहराई से उसके प्रति प्रेम की भावना रखता था। बहुत से लोग कहते थे कि दिलीप अति कर दिया है, अधिकता कर दिया, इतना पत्नी को महत्व नहीं देना चाहिए, पत्नी सिर पर चढ़ जाती है। लेकिन इन बातों से वह बेखबर था। वह किसी की बात को सुनता नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी को वह अत्यधिक महत्व और सम्मान देता था, आज़ादी देता था। लेकिन इन सभी बातों से भी वह अपनी पत्नी हेमा को पूरी तरह संतोष न दे सका। एक दिन दिलीप अपने मित्र के साथ सिनेमा देखने गया था, मूवी देखने गया था, और रात को देरी से लौटा। तब उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई, रूठ गई, और सुबह जैसे ही हुई वैसे ही वह नाराज होकर अपने मायके चली गई, अपनी माँ के घर चली गई। छोटी सी बात पर पत्नी के मायके चले जाने से दिलीप बहुत नाराज हो गया। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में, ग्लानि का अर्थ होता है दुख, अफसोस में समय स्वयं यातना बन जाता है। यातना मतलब कष्टदायक, कष्ट देने वाला, दुख देने वाला, पीड़ादायक। 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसी समय सीढ़ियों पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई पड़ा। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा था, भाई जी आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं। इस विघ्न से, विघ्न मतलब बाधा से, शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाजत दे दी, आंखें बंद कर दी। इजाजत देना अर्थात अनुमति देना। अब यहाँ पे लेखक उस समय के वातावरण का वर्णन करते हैं और दिलीप की मनोदशा का वर्णन करते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी छोटी सी बात पर नाराज होकर मायके चली गई है। इस कारण वह बहुत दुखी है और वह सोचता है कि वह अपनी पत्नी को इतना महत्व देता था, फिर भी पत्नी उसको छोड़कर मायके चली गई। लेखक बताते हैं कि अंतिम सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा था। हल्की ठंड शुरू हो गई थी। दिलीप दूसरों की निगाह से बचने के लिए खिड़की के दरवाजे पर पर्दा डालकर बैठा था। उसे अंधेरा अच्छा लग रहा था, साथ ही साथ में उसके मन में अरुचि और साथ ही साथ दुख, अफसोस की भावना भी भरी हुई थी, और जिसमें समय जो है और कष्ट दे रहा था। अर्थात जब मन में दुख होता है, पीड़ा होती है, बेचैनी और उदासी की भावना होती है, तो समय बीतता ही नहीं, इससे वह समय और कष्टदायक लगता है। उसका समय नहीं गुजर रहा था। उसी समय उसका छोटा भाई ऊपर से सीढ़ियों से उतरा और उसने छोटे भाई से मोटरसाइकिल की मांग की, और दिलीप ने उसे मोटरसाइकिल ले जाने का इशारा किया कि ले जाओ, अनुमति दे दिया और आंखें बंद करे बैठा रहा। अर्थात दिलीप बहुत उदास था और वह किसी से बातचीत करना नहीं चाह रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी ने कमरे को गुजाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। गुजाते हुए यानी गुंजायमान करते हुए, आवाज करते हुए। दिलीप ने सोचा क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा। 6 बजने का मतलब हुआ शाम के 6 बज गए। उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ कि कोई आ बैठेगा और अप्रिय चर्चा
चला देगा। अप्रिय में अ उपसर्ग लगा हुआ है। थोड़ी देर तक वह बैठा रहा, तभी कमरे की दीवार पर टंगी हुई घड़ी ने 6 बजा दिए। 6 बजने की जैसे उसे सूचना मिली तो उसे लगा कि यार वह कब तक ऐसे ही बैठा रहेगा। वह उठा और उठ करके दिलीप ने खिड़की के पर्दे हटाए और देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने सोचा बारिश रुक गई है, ऐसा न हो कि कोई और आकर के मिलने के लिए उससे आ जाए और बिना मतलब की बातें करने लग जाए। अच्छा होगा कि वह कहीं घूम कर आ जाए। वह उठा, भाई की साइकिल ले, गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे भी अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल पिंटो पार्क जा पहुंचा। मोरी दरवाजा जैसे होता है ना कि इंडिया गेट, चाइना गेट, इस तरह के नाम होते हैं आपके गेटवे ऑफ इंडिया, तो ऐसे एक स्थान का नाम था मोरी दरवाजा। वह अपनी भाई की साइकिल ले गया, क्योंकि मोटरसाइकिल तो उसका छोटा भाई लेके चला गया था। एक तरफ वह गली में जो कीचड़ था बारिश के कारण उससे बच रहा था, दूसरी तरफ लोगों की नज़रों से भी छिप रहा था कि कहीं कोई मिल न जाए और बिना मतलब की चर्चा करने लगे कि यार उदास क्यों हो, तुम्हारी पत्नी जो है मायके क्यों चली गई, किस बात पर नाराज है। इन बातों से वह बचना चाहता था, इसीलिए वह सबकी निगाहों से बचता हुआ मोरी दरवाजे से बाहर निकला और मिंटो पार्क जा पहुंचा। छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं कि वह मिंटो पार्क इस वाहन से गया, साइकिल से। परिच्छेद में आए हुए यातायात के साधनों का नाम साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गई। स्थान के नाम साथ में आया मोरी दरवाजा और मिंटो पार्क। उस लंबे चौड़े पार्क में पानी से भरी घास पर पछवा के तेज झोंके में ठिठुरने के लिए उस समय भला कौन आता। साथ में ही वह वहां से उठा तो मिंटो पार्क जा पहुंचा। पार्क का नाम है मिंटो पार्क, जैसे हैंगिंग गार्डन है अपने यहाँ पे, आज़ाद मैदान है, वैसे ही उस पार्क का नाम था मिंटो पार्क। वहां पर गया तो वहां पे वह देखता है कि वह पार्क, मिंटो पार्क काफ़ी लंबा चौड़ा है, साथ में ही घासों के ऊपर पानी पड़ा हुआ है और पश्चिम दिशा से हवाएं जो चल रही हैं उन्हें पछवा हवा कहते हैं। पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही थी, वे हवाएं काफ़ी तेज थी और जिसके कारण ठंडक लग रही थी। इस कारण से पानी पड़े होने के कारण, घास पानी से गीली होने के कारण और पश्चिम दिशा से चलने वाली तेज हवा होने के कारण वहाँ ठंडी लग रही थी। ठंडी से बचने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे जो भी आता उसे ठंडी अवश्य लग जाती। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतार कर बेंच पर रख दी। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। वह वहां पर पहुंचने के बाद अपनी साइकिल को खड़ा कर दिया बेंच के सहारे, साथ ही सिर पर उसने टोपी पहनी हुई थी, वह टोपी भी उतार कर रख दी। पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की जो ठंडक थी उसके मस्तिष्क पर पड़ी, जिसके कारण उसकी जो व्याकुलता थी अर्थात घबराहट जो थी वह कुछ कम हो गई। व्याकुलता में अगर संधि विग्रह करें वी प्लस आकुलता और यह स्वर संधि हो गई। एकांत का संधि विग्रह करें एक प्लस अंत होगा। तो दुख जब व्यक्ति को होता है तो अक्सर वह एकांत में रहना पसंद करता है, अकेले रहता है और ऐसे समय में अकेले रहकर उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। यहाँ पर आपका छोटा सा प्रश्न बना कि दिलीप की व्याकुलता कम हो गई, कारण लिखिए। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हो गई। विचार आया यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा। उसके मन में अब यहाँ पे प्रश्न आपका बन रहा है, संजाल भी बन रहा है कि पार्क में बैठे दिलीप के मन में आने वाले विचार। तो प्रश्न का उत्तर यही होगा कि यदि उसे ठंड लग जाए और वह बीमार हो जाए और या फिर उसकी हालत खराब हो जाए तो चुपचाप यहाँ पर जिस तरह से
बॉर्डर पर लड़ने वाला सैनिक होता है, वह अकेले ही शहीद हो जाता है, उसके घर वालों को पता नहीं चलता है, उसी तरह से वह यहाँ पर शहीद हो जाएगा। अकेला बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे मनु को हमने देखा चिंता सर्ग में अकेले बैठे थे तो चिंता की रेखाएं उनके माथे पर उभर आई, वैसे ही जब व्यक्ति दुख में होता है और अकेला बैठा रहता है तो तरह तरह के ख्यालात उसके मन में उभरते रहते हैं। किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए नहीं बुलाएगा। जो उस पर विश्वास नहीं कर सकता उसे क्या अधिकार है कि उसके दुख का भाग बांटने आए। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। दिलीप के मन में तरह तरह के जो विचार उठ रहे हैं, उन्हीं विचारों में से यह भी विचार उठ रहा है। वह सोचता है कि जब वह बीमार होगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वह अपनी पत्नी को सांत्वना देने के लिए या दुख जाहिर करने के लिए नहीं कहेगा। वह नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उसके दुख को बांटने के लिए आए, या वह बीमार पड़ गया तो उसकी पत्नी उसकी देखभाल करने न आए। कारण यह है कि उसे लगता है कि उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती है। इस तरह से अपनी पत्नी के ऊपर से उसका विश्वास उठ गया है, क्योंकि पत्नी ने खुद उससे विश्वासघात किया और छोटी सी बात पर वह मायके चली गई। यहाँ पर आगे वह विचार करता है, वह सोचता है कि अगर मृत्यु उसके साथ मृत्यु आएगी तो उसका क्या परिणाम होगा। तो यहाँ पर दिलीप के अनुसार मृत्यु उनके साथ यह करके चली जाएगी, कौन कौन सा काम करेगी उसके बारे में वह विचार करता है। वह सोचता है कि एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी। पहले वह सोचता है दिलीप के अनुसार मृत्यु उसके साथ क्या क्या करेगी, तो वह सोचता है कि एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी। फिर वह सोचता है कि उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को अपने साथ लेकर चली जाएगी। फिर तीसरे बॉक्स में आएगा उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेरेगी। सांत्वना मतलब होता है धीरज देना, ढाढ़स बंधाना, और चौथे में होगा उसे शांत करके चली जाएगी। अकेले उदास बैठे व्यक्ति के मन में उठने वाले विचारों को लेखक ने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्यथा, व्यथा मतलब होता है पीड़ा या दुख। व्यथा का संधि विग्रह करेंगे वी प्लस अथा। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उनमें हेमा भी होगी। हेमा कौन? उसकी पत्नी, दिलीप की पत्नी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का। निश्चय कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद उसके मन में यह विचार आया कि अगर बीमार वह हो गया, बीमारी ठंड लग गई और उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी भी आएगी। जैसे सब लोग उसकी मृत्यु पर उसे सांत्वना दे रहे होंगे, धीरज दे रहे होंगे और रो रहे होंगे, तो उसकी पत्नी भी आई रहेगी और वह भी, तब उसे पता चलेगा कि उसने उसके गलत व्यवहार के कारण कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया है। जब उसकी पत्नी पछताएगी, पछतावा होगा, तब यही दिलीप का अपनी पत्नी से सबसे बड़ा बदला होगा। और इस तरह से वह अपनी पत्नी से बदला लेना चाहता है, क्योंकि पत्नी के कारण उसे बड़ा दुख पहुंचा है और वह अपना दुख अकेले ही सह रहा है। यह सब बातें जब उसने सोची, विचार किया, तब उसके बाद उसे थोड़ा सा संतोष मिला और उसने दीर्घ निश्वास लिया, अर्थात लंबी सांसें छोड़ी। निश्वास मतलब जो सांसें हम छोड़ते हैं। संधि विग्रह होगा निह प्लस श्वास विसर्ग संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। संतोष का संधि विग्रह सम प्लस तोष व्यंजन संधि। यहाँ पर लेखक ने इस तरह से अकेले व्यक्ति के मन में उठने वाले ऊहापोह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। स्वयं सहे अन्याय के प्रति प्रतिकार की एक ही संभावना देख उसका मन कुछ हल्का सा हो गया था। तो यहाँ पर छोटा सा प्रश्न बना कि दिलीप का मन
हल्का हो गया था? कारण लिखिए। उत्तर यहीं से होगा। स्वयं से अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देख करके उसका मन कुछ हल्का हो गया, अर्थात उसकी उदासी थोड़ी सी चली गई कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को दुख होगा। इस बात से वह थोड़ा सा उसका दुख हल्का हो गया, उसकी उदासी कम हो गई। प्रतिकार, प्रतिकार मतलब विरोध। संभावना का संधि विग्रह, सम प्लस भावना। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। जब उसे थोड़ा सा ढाढ़स मिला, सहारा मिला, उसकी उदासी गई, तरह तरह की कल्पनाओं को करने के बाद तब वह मिंटो पार्क से घर जाने के लिए उठा। लेकिन शरीर में शिथिलता आ गई। शिथिल मतलब शिथिलता, आलस्य आ चुका था, जिसके कारण उसको थोड़ा जोश कम होने के कारण वह साइकिल पर न चढ़ा बल्कि पैदल ही वह चल पड़ा। भाटी दरवाजे तक वह पहुंच गया, पैदल ही पैदल। मार्ग में शाम हो चुकी थी, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, तो ठंडी भी थी, बारिश भी हुई थी, इस कारण उसे मार्ग में कोई भी दिखाई नहीं दिया। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े, स्तब्ध मतलब शांत, शांत खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। निष्काम, निह प्लस काम विसर्ग संधि, निर्विकार, निह प्लस विकार विसर्ग संधि, और ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण संधियां हैं। निष्काम का सामासिक विग्रह होगा काम के बिना, निर्विकार का भी सामासिक विग्रह होगा विकार के बिना। दोनों अव्ययी भाव समास हैं। आगे वह बढ़ता है तो देखता है कि सड़क के किनारे बिजली के जो खंभे लगे हैं, लैंप मतलब कि बल्ब, जो खंभे लगे हैं उन खंभों पर बिजली के बल्ब टंगे हुए हैं, और वे बिना किसी भावना के, बिना किसी चाहत के वे लगातार प्रकाश दे रहे हैं, अर्थात प्रकाश देने के बदले में वो किसी चीज की इच्छा नहीं रखते हैं। सौर जगत के ये अद्भुत नमूने थे। अब यहाँ पे लेखक ने सौर जगत के अद्भुत नमूने इन्हें कहा है। बिजली के खंभ के लैंप को उसने सौर जगत के अद्भुत नमूने कहे हैं। प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की भांत अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। दायरा मतलब घेरा। कोई दाएं को, कोई बाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। अब यहाँ पर आपका एक महत्वपूर्ण संजाल बनता है कि पतंगों की विशेषता। आप जानते हैं कि जब बिजली का बल्ब बारिश के मौसम में, खास करके हल्की ठंडी के मौसम में जलता है, तो बहुत सारे कीट पतंगे जो हैं, कीड़े, वे उस बल्ब के चारों ओर, दीपक के चारों ओर दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब वह भाटी दरवाजे तक पहुँचा तो वहाँ उसने देखा कि सड़क पर कोई नहीं था, अकेला था वह। साथ में बिजली के खंभे पर जो लाइटें लगी थी वह जल रही थी, और उन लाइटों के आसपास में पतंगे वे चक्कर काट रहे थे। जैसे सौरमंडल के ग्रह होते हैं, नवग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, शनि है, राहु केतु है, मंगल हैं। ये सभी ग्रह अपना चक्कर काटते रहते हैं, एक दूसरे के अगल बगल से निकलते, कभी छोटा घेरा बनाते, कभी बड़ा घेरा बनाते हैं, और कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, कभी आगे कभी पीछे जाते हैं, लेकिन निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। उसी तरह से वहाँ जो पतंगे कीड़े उड़ रहे थे वे भी लगातार चक्कर काट रहे थे। उन कीड़ों में कोई छोटा कीड़ा था, कोई बड़ा कीड़ा था। कभी वे कीड़े छोटा दायरा बनाते, कभी बड़ा दायरा बनाते थे, कभी दाएं मुड़ते, कभी बाएं मुड़ते, कभी आगे जाते, कभी पीछे जाते थे, लेकिन उनका चक्कर काटना निरंतर चल रहा था। इस चक्कर काटने में एक दूसरे के इर्द गिर्द में, आसपास में मंडराने पर भी वे एक दूसरे से टकराते नहीं थे। साथ ही साथ में सड़क के किनारे जो वृक्ष थे और वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश से चमचमा रहे थे। उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ा था, और
उसके पत्ते भीग चुके थे और साथ ही साथ जब बिजली का प्रकाश उस पर पड़ रहा था तो गीले वृक्ष के पत्ते वे चमचमा रहे थे। यहाँ पे जो संजाल मैंने कहा बना पतंगों की विशेषता, तो पहले बॉक्स में आएगा प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की बात अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। दूसरा, कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। तीसरा, कोई दाएं को कोई बाएं को कोई आगे को कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते जा रहे थे। चौथा, कोई किसी से टकराता नहीं था। ये हुआ पतंगों की विशेषता हुई। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी है कि हमें निरंतर गतिशील रहना चाहिए और निरंतर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए और गतिशील रह करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करती रहनी चाहिए। हमें एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नीम के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब दिलीप थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे नीम के पेड़ों की छाया के नीचे, छांव के नीचे कोई सफ़ेद सी चीज़ उसे दिखाई दी। श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद सी चीज़ दिखाई दी। और आगे जब वह बढ़ा और उसके बारे में जानकारी लिया तो पता चला कि देखता है वह एक छोटा सा लड़का है जो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए है। कुर्ता पैजामा यहाँ पे देखेंगे तो शब्द युग्म आपको मिलेगा। और उसने उसके छोटे से बच्चे के सामने जिसने कुर्ता पैजामा पहना है उसके सामने एक थाली पड़ी है, उसमें उसने कुछ सामान रखे हैं। उस सामान को वह बच्चा बेच रहा है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। गली मोहल्ले शब्द युग्म है। खोमचे वाले कौन होते हैं? जो कि थोड़ा सा सामान, खाने पीने का सामान लेकर सड़क के किनारे या अपने सिर पर लेकर बेचते, उन्हें खोमचे वाला कहा जाता है। जैसे भेलपुरी पानीपुरी वाले हो गए। वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में, सर्दी मतलब ठंडी में, सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने जाने वाला नहीं, वो यह खोमचे वाला कैसे बैठा है। वह आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने एक छोटा सा बच्चा बैठा सामान बेच रहा था। तब वह सोचने लगता है, विचार करता है कि इतनी ठंडी का मौसम है, इतनी सुनसान सड़क है और यहाँ पर कोई आ जा नहीं रहा है, तो आखिर यह छोटा सा बच्चा या खोमचे वाला यहाँ बैठ करके क्या बेच रहा है। उसके मन में उस बच्चे के प्रति जिज्ञासा पैदा हो गई। जब दिलीप छोटा सा था तो अपने छोटे साथी संगातियों के साथ वह गली और मोहल्ले में खोमचे वालों से सौदा खरीद कर खाया करता था। अब वह बड़ा हो चुका था। बड़ा होने के कारण वह इन बातों को भूल चुका था। खोमचे वाले के छोटे शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। तो यहाँ पे हुआ कि दिलीप का ध्यान इन बातों ने आकर्षित किया। आकर्षित करना मतलब खींचना। खोमचे वाले के छोटे शरीर और आयु ने भी, यानी वह छोटा सा बच्चा था, उसकी उम्र बहुत कम थी। इस बात ने दिलीप का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले सौदागर के पास, सौदागर कौन? जो सौदा बेचता है। सौदागर के पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं। मिट्टी के तेल की डिबरी क्या होती है? जिसे आप कहते हैं लैंप, दिया, छोटा सा दिया। मिट्टी का तेल रॉकेल, घासलेट का दिया भी उसके पास नहीं था जिसके प्रकाश में वह सामान बेच सके। समीप पाकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवाओं से सिकुड़ कर बैठा हुआ था। सर्द हवा अर्थात ठंडी हवाओं से। अब यहाँ पर आपका प्रश्न चल रहा है, संजाल चल रहा है कि खोमचे वाले के पास इन बातों का अभाव था। तो वहाँ पर एक मिला, मिट्टी के तेल की डिबरी का अभाव था। साथ में ही आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का अभाव था। सर्द हवाओं से सिकुड़ कर बैठा था, अर्थात उस बच्चे को ठंडी लग रही थी। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली।
जब दिलीप उस छोटे से बच्चे के नज़दीक पहुंचा तो उस बच्चे की उम्मीद जाग गई कि शायद बाबू साहब जी कुछ खरीदेंगे। एक आशा भरी नज़रों से उसने दिलीप को देखा, लेकिन फिर उसे लगा कि यह तो बड़ा आदमी दिख रहा है, अमीर आदमी दिख रहा है, यह कुछ नहीं खरीदेगा, और वह निराश हो गया। इस कारण से उसने अपनी आंखें झुका ली। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न जो है इसका उत्तर कई जगह पे फैला मिलेगा कि खोमचे वाले के पास इन बातों का अभाव था। एक उत्तर यहाँ पर हमें मिल गया। और आगे देखते हैं। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों किसी चतुरता न थी। तो और किस चीज का अभाव था? चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता, कातरता। कातरता मतलब क्या होता है कि दुख से भरी हुई भावना। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली मुरादाबादी थाली थी। मुरादाबादी थाली अर्थात मुरादाबाद आप जानते हैं कि एक स्थान जहाँ पर पहले के समय में थालियाँ बना करती थी, वही थाली थी। साथ ही साथ में दिलीप ने यह भी देखा कि वह व्यक्ति जो है जिस थाल में रखकर सामान को बेच रहा है, वह खोमचा बेचने का थाल नहीं था, बल्कि घर के कामकाज में जिस थाली का उपयोग किया जाता वह उस तरह के एक साधारण सी मुरादाबादी थाली थी। व्यवहार का संधि विग्रह करेंगे तो वी प्लस अवहार, घरेलू, तो यहाँ पे घर प्लस एलू, एलू जो है यहाँ पे उप प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तराजू भी न था, तो तीसरी चीज हुई। चौथी चीज तराजू भी नहीं था। तो एक हुआ कि उसके पास किस चीज का अभाव था, खोमचे वाले के पास तराजू का अभाव था। दूसरा हुआ थाल का अभाव था। यहाँ पे देखेंगे खोमचे का थाल नहीं था, तो थाल का अभाव था, खोमचे की थाल का। तीसरी बात क्या हुई, यहाँ पे चतुरता न थी। और चौथी हुई मिट्टी के तेल की डिबरी न थी। तो यह उत्तर काफी फैला हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तराजू भी न था। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियां लगाकर रखी थी। तो वह छोटा सा बच्चा इन वस्तुओं को बेच रहा था। कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियां, अर्थात कागज के का प्लेट उसने बनाया था, कागज का टुकड़ा था, उसका प्लेट बनाया था, उसी पर पकौड़े रखे हुए थे। सभी में प्लेटों में बराबर बराबर पकौड़े लगे थे। ढेरी मतलब हो गया गट्ठर लगाना, ढेरियां लगाकर बैठा हुआ था। दिलीप ने सोचा इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास जाकर ठिठक गया अर्थात रुक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व तो एक चीज है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा। दिलीप वहां पर जब पहुंचा तो सोचने लगा, विचार करने लगा कि ठंडी का मौसम है, ऊपर से बारिश हुई है, बाहर कोई निकलने वाला अब नहीं क्योंकि रात भी हो गई है। एक दिलीप वहां पर है और वह एक खोमचे वाला है, छोटा सा बच्चा है, कोई भी इसका सामान लेने वाला नहीं है। इन्हीं विचारों में उलझा हुआ दिलीप उस छोटे से बच्चे के पास जा कर के रुक गया और विचार करने लगा कि मनुष्य में कितना अंतर होता है। कोई बहुत अमीर होता है, कोई बहुत गरीब होता है। तो यहाँ पे हमारा जो स्वमत बन रहा है वह यही है कि हमारा समाज सामाजिक तथा आर्थिक विषमता का शिकार है। यह महत्वपूर्ण स्वाभिव्यक्ति का प्रश्न आपका बन रहा है कि हमारा समाज आर्थिक और सामाजिक विषमता का शिकार है, क्योंकि कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, कोई छोटी जात का है, कोई बड़ी जात का है। किसी के पास ठंडी से बचने के बहुत सारे कपड़े हैं, किसी के पास में अपने तन को ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है। किसी को ठंडी रात में इस कारण से बैठना पड़ रहा है कि उसके पास 2 पैसे आएंगे, और कोई ठंडी की रात में इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसका खाना नहीं पच रहा है। मानवता, मनुष्यत्व मतलब मानवता, तो यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है।
यह भी कहा गया है कि मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए बने। मानव वह है जो दूसरे मानव के महत्व को समझता है, जानता है। तो यहाँ पे उसी बात का उल्लेख किया गया है कि मानवता इंसान में होनी चाहिए, और अगर मानवता है तो वह जाति, धर्म, ऊंच नीच की भावनाओं की दीवार को वह लांघ जाता है, क्रॉस कर जाता है। एक एक पैसे में एक एक ढेरी। एक क्षण चुप रहा। दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया। ढेर मतलब जो उसने ढेर लगाया था, एक एक पार्ट उसका गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, बालक कुछ कम नहीं लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता अर्थात प्रसन्नता, खुशी बालक के चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। दिलीप उस बच्चे से बात करने के लिए उसके पास खड़ा हुआ। दिलीप को सामने खड़ा देख करके बच्चे ने सीधा कहना शुरू किया कि यहाँ पे 8 ढेरियाँ लगी हुई हैं, 8 भाग हैं, और एक एक पैसे का एक एक भाग है। एक एक भाग में कई समान रूप से पकौड़े रखे हैं। तब दिलीप ने कहा कि अगर सब खरीदना है तो कितने पैसे लगेंगे? उस बच्चे ने कहा 8 पैसे लगेंगे। तब दिलीप ने भी एक बात करने के लिहाज से कि थोड़ी देर इस बच्चे से बात किया जाए, इसके बारे में जाना जाए, और उससे बात करके वह अपने उदासीपन को दूर करना चाहता था। इसीलिए बात बढ़ाने के लिए उसने पूछ लिया कि कुछ कम नहीं करेगा। बच्चे के मन में जो यह आशा की, उम्मीद की किरण जागी थी, और जिसने उसको खुशी दी थी कि उसका सारा सौदा बिक गया, और जब दिलीप ने यह कहा कि कुछ कम करो, तब उसका चेहरा बुझ गया, उतर गया, उसकी सारी खुशी गायब हुई, और उसने जवाब दिया कि माँ बहुत गुस्सा करेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, द्रवित हो जाना अर्थात दया की भावना पैदा हो जाना। क्या पैसा माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। हामी भरना मतलब स्वीकार किया। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकौड़े उसमें बंधवा दिए। तो बच्चा यह खोमचे वाला यह बेच रहा था, पकौड़े बेच रहा था, यहाँ बेच रहा था, सड़क के किनारे बेच रहा था, इस ऋतु में बेच रहा था, सर्दी की ऋतु में बेच रहा था। यह महीना था, सितंबर का महीना था। व्यस्तता में वी प्लस यहाँ पे देखेंगे, व्यस्तता में तो ता प्रत्यय लगा हुआ है। 8 पैसे का खोमचा बेचने का, खोमचा मतलब सामान बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके घर की क्या अवस्था होगी। दिलीप के मन में यह भावना पैदा हुई, यह विचार पैदा हुआ, यह छोटा सा बच्चा केवल 8 पैसे का सामान बेचने के लिए इस ठंडी के मौसम में निकला है, अर्थात इसके घर में घोर गरीबी विद्यमान होगी। यह सोचकर दिलीप शिहर उठा। शिहर उठना यह मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कांप जाना। उसने जेब से एक रुमाल निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। रुपए की खनखनाहट से सुनसान रात गूंज उठी। रुपए को देख लड़के ने कहा, मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। 8 पैसे हुए थे, बाकी पैसे उस बच्चे को लौटाने थे। बच्चे ने सीधा इनकार कर दिया कि मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है। दिलीप ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप के मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा। कौतूहल मतलब जिज्ञासा, जाग जाना। कौतूहल जाग उठा। बोला, चलो मुझे भी उधर से ही जाना है। रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूंगा। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।